चलिए, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे कि गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। क्या अंतर्गत सम्मिलित होता भैया, इस चीज को देखेंगे। तो छात्रों की अवधारणात्मक समझ को विस्तृत प्रतिपुष्टि, मतलब कि प्रतिपुष्टि क्या होता है, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक होता है ये। तो विस्तृत मतलब समझ रहे हो ना, डिटेल में बिल्कुल एक फीडबैक दी जाएगी आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने आपके कॉन्सेप्ट को देखे और एक डिटेल फीडबैक दूंगा कहां पर क्या कमी है और कहां पर आप बहुत एक्सपर्ट हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहां पर देखोगे ना व्यापक स्तर पर और निरंतर कहीं ना कहीं गणित में मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ फॉर्मूला रटवाने से काम नहीं चलेगा बच्चों का। कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या खत्म करो इसको। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, बिल्कुल फैक्ट है, ये भी चीज सही है, क्योंकि बच्चे जो है पूरे साल क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी आप देखोगे ना, बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि अंतिम समय में जो आपने कर लिया वो कर लिया, वो तो आपके एग्जामिनेशन में नंबर के लिए है। नंबर लाना वो अलग चीज है, चीजों के कॉन्सेप्ट को समझना वो अलग चीज है। तो याद रखेंगे, मूल्यांकन जो होगा आपका संपूर्ण एक एक दिन का मूल्यांकन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज क्या कमी है और क्या आपने अच्छा किया। तो ये दोनों सही है। गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तर को जानना। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि न्यूनतम चीजें आप अपने अंदर जानिए कि आप कितना तक जानते हैं, मतलब बेसिक से बेसिक कितना कम आपको पता है, ये चीज पता होना चाहिए, तब जाकर के आप आगे सीख सकते हैं। लेकिन ये आप पे लागू होता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों पे लागू नहीं होता। वो चीज जब आप बोलोगे ना कि आपने कितना सीखा है बच्चे, आप ये बताओ, आपको एबीसी, आपको 2 का पहाड़ा आता है, पहाड़ा ही बोलते हैं ना, हाँ, टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल आता है आपको, नहीं आता, ओहो, तो कैसे होगा। फिर एक काम करो, आप सीख करके आना या फिर आप बैठ के याद करो। तो इस तरीके से अगर करोगे तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है, आपको प्रोग्रेस में साथ देना पड़ेगा। तो राइट आंसर जो होगा वो बी और सी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। नहीं, बी तो गलत हो गया है, डी भी गलत हो गया है, ए और सी देखने को मिलेगा। तो ए और सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है। तो जो सही है उसको तो हटा देंगे, जो सही नहीं है उसको हम लोग सही मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सही नहीं है वाला इसलिए डाला जाता ना कि यहाँ पर बच्चा जो है ना 90% कंफ्यूज होता है, और कितना भी एक्सपर्ट हो, हमारे जैसा इंसान भी जो कि रेगुलर बेसिस पे चीजों को पढ़ाता वो भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो जाता तो ये मत सोचो कि यार मेरा माइंड ही ऐसा है, मैं तो बेकार आदमी हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग में कोई चीज टिकती नहीं है। वो किसी के दिमाग में नहीं टिकती, और सभी जो लोग हैं ना वो बार बार अभ्यास करने से ही एक्सपर्ट बनते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि मानचित्र के बारे में क्या सही नहीं है, देखने से अच्छा पहले देख लेते हैं क्या क्या सही चीजें हैं, ठीक है। तो जो सही चीजें होंगी उसको हम सही नहीं मानेंगे, जो सही चीजें नहीं होंगी उसको हम सही मानेंगे, क्योंकि नहीं नहीं भाई भाई, चोर चोर मुसेरे भाई। तो मानचित्र उच्च गणित में कई विषयों का आधार मूलाधार बनाता है, ठीक है। मानचित्र अधिक स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है। मानचित्र समानुपात सोच को बढ़ावा देता है। आपको पता है यूपी में टीचर और छात्र का अनुपात समानुपात बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आप लोगों को पता ही अच्छे तरीके से। मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन करना शामिल होता है। तो ये तो थोड़ा गलत दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है। तो मानचित्रण में देखोगे अपने आसपास, केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जहां पर भी केवल दिखता है, ये टैग वर्ड की वीडियो आप लोगों को अपलोड हो गई है, आप देख लीजिएगा टैग वर्ड की वीडियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तो डेली टैग वर्ड की वीडियो डालते हैं, बट उसकी आवश्यकता नहीं है, बार बार टैग वर्ड की वीडियो देखने से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैं क्वेश्चंस के साथ टैग वर्ड्स देता हूं। तो क्वेश्चंस भी है, टैग वर्ड्स भी है, उसको जरूर जाकर के प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो एक प्रश्न आना ही आना है किसी भी कीमत पर, इस चीज को याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है, ठीक है। तो मैंने बोला बंद सिरे वाला कैसे प्रश्न होते हैं, जो कि एक बार में बस उसका, आपका नाम क्या है तो फलाना, बस इतना ही आपका है, उसको बंद सिरे वाला कहते हैं। तो ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उनमें दहाई स्थान पर 5 अंक आते हैं, ठीक है। तो ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो 3 अंक वाली संख्याएं हैं, उनमें दहाई स्थान पर 5 अंक है, ठीक है। चलो ये एक चीज है। दूसरी है, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 हो, ठीक है। 178 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए, ठीक है, 5 पूर्ण संख्याओं को लिखना है। ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों की सूची बनाओ जिनका योग 50 हो। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि बंद सिरे वाला कौन है और खाली सिरे वाला कौन है, ठीक है। तो अब खुले सिरे वाले में देख लीजिए, ये बंद सिरे वाला है, पूछा क्या है, बंद सिरे वाला। तो अब यहां पर 3 अंकों की संख्या बनानी है जिनके दहाई के स्थान पर 3 अंक आता हो,
अब देखिए 3 अंकों की संख्या बना देते हैं, जैसे 1 और 5 1, 1 5 2, 1 5 3। क्या है, ऐसी 5 संख्या बनानी है ना, 1 5 6, 1 5 7। बना दी मैंने 5 संख्याएं जिसके दहाई के स्थान पर 5 आता है। लेकिन ये तो मुझे बनानी पड़ी ना, तो ये तो मुझे दिखाना पड़ा दहाई के स्थान पर ये इकाई, दहाई के स्थान पर, तो ये तो बनाना पड़ा, तो ये तो बंद सिरे वाला हुआ नहीं ना। ये तो मुझे, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट खोल करके दिखा दिया, ओपन किया है, तो ये ओपन सिरे वाले हो गए। ठीक है, ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग जो है वो 36 सेंटीमीटर हो जाए। तो अब एक ऐसी भुजा बना देते हैं भाई जिसकी आकृति जो है वो, ऐसी आकृति बनानी जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 हो। तो ये देखिए, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है 6, और यहाँ पर 6 कर लेते हैं, 6 6 12 हो गया, और यहाँ पर 12 और 12 24 हो गया। तो 12 12 24 और 6 6 12, कितना हो गया 36। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ओपन करके दिखाना पड़ा ना। लेकिन 178 से लेकर के 84 के बीच में 179, 80, 81, 82, 83, तो ये तो भाई आपका बंद सिरे वाला प्रश्न है, ये इसमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी कि करना क्या है। यहाँ पर करना सिर्फ इतना ही है कि जो बंद सिरे वाले प्रश्न है उसका डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको सामने दिख जाएगा कि खुले सिरे वाले प्रश्न है या बंद सिरे वाले प्रश्न है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड प्रश्न। ठीक है, इसको क्लोज एंडेड प्रश्न बोलते हैं, और एक होता है ओपन एंडेड प्रश्न। तो ये सारी ओपन करके दिखाई जा रही चीजें, जैसे कि अब इसमें आपको सोचना पड़ा कि यार कौन सी चीज बनाए, हम आयत बनाए या फिर स्क्वायर बनाए या फिर ये रेक्टेंगल बना दें। ठीक है, ये चीजें सोचनी पड़ी आपको, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज की आकृति के बारे में बात नहीं कर रहा, तो आकृति आप कोई भी बना सकते हो, तो ये आपको सोचना पड़ रहा। राइट आंसर है आंसर नंबर 3। चलिए, निम्न में से कौन सा संख्या का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। ठीक है, तो ये यार सिंपल सा सौंदर्य परक गणना करना होता है, क्रम सूचना है ही, जैसे कि किसी भी अंकों की गणना करनी है, जैसे 12 + 12 कितना हुआ 24, गणना करना पड़ा हमें। 24 के बाद 25 26, ये एक मतलब क्रम चीजों का दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर 1 7 5, अब यहाँ पर अंकित करो, क्या अंकित करना है कि भाई यहाँ पर स्थानीय मान क्या है, तो अंकित करना पड़ा, स्थानीय मान 70 है। तो सिंपल सी बात है, 7 का स्थानीय मान क्या है 70 है। क्या चीजें समझ में आ रही है कि सुंदरता का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने एकदम बढ़िया से बना करके 175 लिख दिया और ऐसे 175 लिख दिया। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, चीजें ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, जो अच्छी पाठ्य पुस्तक की बात की जा रही है गणित के लिए, तो अवधारणाओं के संदर्भ के साथ साथ परिचय देनी चाहिए। ठीक है, अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, या आकर्षक और रंगीन होने चाहिए, इसको तो पहले बाहर करो भाई, आकर्षक और रंगीन। ठीक है, जूता थोड़ी है, पैंट थोड़ी ना है। ठीक है, कि आकर्षक होना चाहिए। अभ्यास कराने के लिए इनमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए। बहुत सारे टीचर लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग हल कर लोगे ना तो आपका एग्जामिनेशन में निकल जाता है, लेकिन मैथ्स के साथ ऐसा नहीं है। पेपर में बैठोगे, अगर लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा। मैथ के साथ ये सिचुएशन होता है, आप कितना भी याद कर लो कुछ नहीं याद होने वाला है। कॉन्सेप्ट अगर आपको उस समय टिक करता है तो टिक करता है, अदरवाइज घर नहीं है कि बैठे बैठे 4 घंटे तक सोच रहे हो। आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर सारी चीजों के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, अगर नहीं आता तो आगे बढ़ जाओ, साफ सीधी बात है। तो बहुत सारे प्रश्नों को हल करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि अगर कॉन्फिडेंस है तो प्रश्न भी अपने आप हल होने लगते हैं। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर अवधारणाओं के संदर्भ के साथ साथ परिचय देना चाहिए। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब जहां पर भी मानक की बात आती है तो उसको निगेटिव करना है आपको। स्टैंडर्ड की बात की जा रही है कि कोई भी कॉन्सेप्ट का परिचय आप दे रहे हो तो स्टैंडर्ड तरीके से आपको देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीके कहने का क्या मतलब है कि जब आप 7 को 7 में जोड़ोगे तो आपको स्टैंडर्ड है कि बच्चों हाँ देखो 7 में 1 जोड़ा तो 7 हुआ, 7 में 2 जोड़ा तो 9, 7 में 1 जोड़ा तो 8 हुआ, 7 में 2 जोड़ा तो 9 हुआ, 7 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ 10 हुआ, क्योंकि 7 8 9 10, 3 देखा 1 2 3। अगर बच्चे को ये स्टैंडर्ड है, अब इस स्टैंडर्ड से अगर नहीं समझ में आता है तो क्या आप उसको कोई और चीज नहीं बताओगे। उसके साथ साथ परिचय भी देना पड़ेगा ना, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। जैसे कि 7 के साथ 1, मतलब कि 7 के बाद 1 आता है, मतलब क्या होता है 8, मतलब कि 1 अगर जोड़ दोगे तो भी 8 हो जाएगा। 7 के बाद 8 आया, फिर 1 और जोड़ेंगे कितना आएगा 9,
तो मतलब एक और एक कितना हुआ, 2। नहीं समझ में आ रहा है सर? अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, आपके पास 7 चॉकलेट हैं, पापा ने 2 और चॉकलेट आपको दे दिए, 2 और दे दिया ना, एक आपके लेफ्ट हैंड में एक आपके राइट हैंड में, कितने हो गए? 7 8 9, सर 9 हो गए। हाँ तो इसी कॉन्सेप्ट के, अच्छा अच्छा ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगली बार 7 और 3 बोलोगे ना, तो बोलेगा कि सर 7 तो है ही, एक मैंने लेफ्ट हैंड में रखे हैं, एक मैंने राइट हैंड में रखे हैं, और एक मैंने पॉकेट में रख लिया है, तो 3 ऐसे हो गया, तो 7 3 10 हो गया। तो चीजें समझ में आ रहा है ना आपको? कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर बच्चों का करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए भांति भांति के एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं दोगे बच्चों को तो बच्चा सीखेगा कैसे? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज को समझें कि जब भी मानक स्टैंडर्ड की बात आएगी तो वो गलत हो जाएगा।